हाय दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं विजय माल्या की। आप लोग जानते ही होंगे कि विजय माल्या एक जाने माने इंडियन बिजनेसमैन हैं और यूनाइटेड ब्रूअरीज होल्डिंग्स के चेयरमैन हैं। एक समय ऐसा था जब वो इंडिया के टॉप बिजनेस पर्सनैलिटीज़ में से एक माने जाते थे। उनके पिता की डेथ के बाद विजय माल्या 1983 में यूनाइटेड ब्रूअरीज के चेयरमैन बन गए और उस समय उनकी उम्र सिर्फ 28 साल की थी। आज यूबी ग्रुप पूरे वर्ल्ड की 60 कंपनीज का एक मल्टीनेशनल समूह बन चुका है। आप लोग जानते ही होंगे कि माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस 2005 में लॉन्च की, जिससे उनका बिजनेस और भी बढ़ गया। विजय माल्या अपने एक्स्ट्रावेजेंट लाइफस्टाइल से जाने जाते हैं और उन्हें किंग ऑफ द गुड टाइम्स और द प्लेबॉय ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। एक समय था जब विजय माल्या के पास इंडिया की सबसे बड़ी शराब की कंपनी थी, एक प्राइवेट जेट था, लग्जरी गाड़ियाँ थी और एक प्राइवेट यार्ड था, और इसके अलावा और भी बहुत सी महंगी महंगी चीज़ें थीं। तो आइए बात करते हैं विजय माल्या की कुछ अचीवमेंट्स की। किंगफिशर, जो कि यूनाइटेड ब्रूअरीज की एक बहुत ही मशहूर बियर है, भारत के अलावा 52 अन्य देशों में भी बिकती है और इंडिया की सबसे फेमस बियर्स में से एक है। बहुत कम लोग जानते हैं कि विजय माल्या सहारा फोर्स इंडिया F1 टीम के भी को ओनर हैं। इसके अलावा किंगफिशर कैलेंडर, जो कि यूनाइटेड ब्रूअरीज ने सबसे पहले 2003 में पब्लिश किया था, दुनिया की टॉप मॉडल्स को स्विमसूट में फीचर करता है और सिर्फ लिमिटेड एडिशन में ही बेचा जाता है। सभी क्रिकेट फैंस जानते होंगे कि विजय माल्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के भी मालिक हैं। विजय माल्या ने लंदन में टीपू सुल्तान की तलवार को 1.7 करोड़ रुपीस के साथ एक ऑक्शन में खरीदा और उसे इंडिया वापस लेकर आए। इसके अलावा उन्होंने टीपू सुल्तान की 30 अलग अलग तरह की चीज़ें भी यूके में ऑक्शंस में खरीदी और उन्हें भी इंडिया वापस लेकर आए। बहुत कम लोग जानते हैं कि विजय माल्या बहुत से स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वे वर्ल्ड मोटर स्पोर्ट काउंसिल के मेंबर हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा उन्होंने 1996 में वेस्ट इंडीज़ की पूरी क्रिकेट टीम को भी स्पॉन्सर किया था। कुछ साल पहले उन्होंने कोलकाता बेस्ड फुटबॉल क्लब्स को भी स्पॉन्सर किया था। विजय माल्या की बदौलत ही 2009 में महात्मा गांधी की इंपॉर्टेंट चीज़ें इंडिया में आ पाईं, जैसे कि उनके ग्लासेस, सैंडल्स, पॉकेट वॉच, प्लेट और एक बाउल, जो कि विजय माल्या ने एक न्यूयॉर्क ऑक्शन में $1.8 मिलियन देकर खरीदे। इनके अलावा उनके पास 250 विंटेज कार्स की कलेक्शन है और स्टड फार्म्स हैं, जिनमें के करीब 200 घोड़े हैं। माल्या ने पॉलिटिक्स 2000 में ज्वाइन की और वे जनता पार्टी के साथ जुड़े और आज वो एक राज्यसभा के मेंबर हैं। तो आइए बात करते हैं किंगफिशर एयरलाइंस की, जो कि विजय माल्या ने 2005 में लॉन्च की। किंगफिशर की पहली फ़्लाइट मुंबई टू दिल्ली थी और कुछ ही देर में किंगफिशर एयरलाइंस बिजनेस ट्रैवलर्स की पहली पसंद बन गई। पर विजय माल्या अपनी एयरलाइंस के केवल डोमेस्टिक ऑपरेशन से खुश नहीं थे और वो चाहते थे कि किंगफिशर एयरलाइंस ओवरसीज रूट्स पर भी उड़ान भरे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग वो अपना ख्वाब 5 साल से पहले पूरा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने एक इंटरनेशनल एयरलाइंस खरीदने की सोची। विजय माल्या ने 2007 में एयर डेक्कन खरीद ली। इसके अलावा 2009 में किंगफिशर एयरलाइंस को भी फॉरेन रूट्स पे जाने का परमिट मिल गया और बेंगलोर टू लंदन किंगफिशर की पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट थी। 2009 में ही किंगफिशर इंडिया की सबसे बड़ी पैसेंजर कैरिंग एयरलाइन बन गई, जिसमें से उनका मार्केट शेयर 22.9% था और 11 मिलियन पैसेंजर्स थे। 2010 में किंगफिशर एयरलाइंस का डेट बहुत बढ़ चुका था और वो लगातार लॉस में जा रही थी। इसका इल्ज़ाम कंपनी ने फ्यूल की बढ़ती कीमत पर लगाया। 2011 में किंगफिशर ऑयल कंपनीज का फ्यूल का पैसा भी ना दे सकी और अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। कुछ ही देर में किंगफिशर के पायलट्स किंगफिशर को छोड़कर दूसरी एयरलाइंस में चले गए। 2012 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किंगफिशर को एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया और अक्टूबर 2012 में फाइनली किंगफिशर एयरलाइंस बंद कर दी गई और दिसंबर में उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। तो आइए जानते हैं किंगफिशर एयरलाइंस के फेलियर्स के पीछे क्या क्या रीजंस थे। सबसे पहले आता है लैक ऑफ स्ट्रेटजी। किंगफिशर ने एयरलाइंस की शुरुआत इकोनॉमी क्लास से की और बाद में लग्जरी क्लास में कन्वर्ट हो गए। शुरुआत में उनके ट्रैवलर्स ने किंगफिशर की काफ़ी तारीफ़ की क्योंकि उनकी खातिरदारी और एयरक्राफ्ट की कंडीशन बाकी एयरलाइन से काफ़ी अच्छी थी। पर जल्दी ही किंगफिशर लो कॉस्ट एयर ट्रैवलर बन गई और इन्हीं चेंजेस की वजह से पैसेंजर्स का इंटरेस्ट किंगफिशर में ख़त्म हो गया। इसके अलावा उन्होंने हाई प्रॉफिट वाले रूट्स पर भी कोई फोकस नहीं किया। दूसरा रीज़न ये था कि किंगफिशर का विजय माल्या के अलावा कोई भी दूसरा CEO या MD नहीं था, जबकि माल्या के दूसरे 2 बिजनेस मैनेजिंग डायरेक्टर्स के अंडर स्मूथली चल रहे थे। तीसरा बड़ा कारण था 2008 में पूरे वर्ल्ड में आने वाला रिसेशन,
जिससे कि एयरलाइन इंडस्ट्री पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा क्योंकि फ्यूल का प्राइस बढ़ चुका था और एयरपोर्ट्स के चार्जेस भी। इन सब के अलावा विजय माल्या को डेक्कन एयरलाइंस खरीदने का भी बहुत नुकसान हुआ। डेक्कन एयरलाइंस एंड किंगफिशर एयरलाइंस में कोई कनेक्शन नहीं था। हर बार जिस टाइम स्लॉट में डेक्कन की फ़्लाइट होती थी उसी टाइम में किंगफिशर की भी फ़्लाइट होती थी। इस वजह से एयर डेक्कन को कैंसिल कर दिया गया और किंगफिशर पर फोकस किया गया, पर यह भी नहीं चला क्योंकि तब तक उनके कस्टमर्स दूसरी एयरलाइंस में जाने लग पड़े थे। इन सब के अलावा हम सब जानते हैं कि एयरलाइंस इंडस्ट्री को चलाने में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है दूसरी इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिजन में। एयरलाइंस को रूट्स के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है, एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने में इन्वेस्टमेंट लगती है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट को भी टैक्सेस देने पड़ते हैं। और तो और फ्यूल की कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण किंगफिशर के लिए बहुत सी मुश्किलें खड़ी हो गई, जिससे उनकी एयरलाइंस लॉस में जाने लगी और कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण कभी रिकवर नहीं कर पाई और यही कारण था किंगफिशर के पतन का। तो आइए अब जानते हैं कि किंगफिशर ने बैंक्स को कितना पैसा वापस करना है। किंगफिशर आज सभी बैंक्स को मिलाकर 9,000 करोड़ का कर्जदार है, जिसमें से सबसे ज़्यादा पैसे उन्हें स्टेट बैंक को देने हैं जो कि करीब 1,600 करोड़ हैं। इन 1,600 करोड़ में से एसबीआई बहुत कम अमाउंट ही रिकवर कर पाया है। एसबीआई के बाद आता है आईडीबीआई, जिसको कि किंगफिशर से 700 करोड़ वापस लेना है। विजय माल्या ने किंगफिशर के लिए पूरे इंडिया के 17 बैंक से लोन लिया हुआ है और किसी को भी इस बात का आइडिया नहीं है कि ये पैसा बैंक्स कैसे रिकवर करेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि विजय माल्या का इन सब के रिलेशन में क्या कहना है। विजय माल्या शुरू से ही इस बात से इनकार करते आए हैं कि उन्होंने किसी बैंक का लोन का पैसा वापस करना है और वो कहते हैं कि वो मीडिया के झूठे कैंपेन का शिकार हैं। उनके अकॉर्डिंग उनके खिलाफ सभी स्टेटमेंट्स बायस्ड हैं। उन्होंने 2016 में मीडिया पर उनकी रेपुटेशन स्पॉइल करने का इल्ज़ाम भी लगाया और उन्हें टीआरपी से ऊपर उठकर सच को दिखाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि किंगफिशर एयरलाइंस का फेल होने का कारण इकोनॉमिक फैक्टर्स और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी। उनका कहना है कि उन्होंने किंगफिशर में 4,000 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे जो कि आज डूब चुके हैं। सो जितना नुकसान बैंक्स का हुआ है उतना ही उनका भी हुआ है। वो कहते हैं कि बैंक्स तो अपना पैसा रिकवर कर लेंगे, पर उनका जो लॉस हुआ है वो कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। उनको भगोड़ा करार देने के इल्ज़ाम पर उन्होंने कहा कि वो 28 साल से नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं और आरबीआई भी इस बात को अच्छी तरह जानती है। विजय माल्या ने बैंक्स का डेट सेटल करने के लिए सीनियर काउंसिल CS वैद्यनाथन को 4,000 करोड़ दिए, जो कि वैद्यनाथन ने सुप्रीम कोर्ट को दे दिए। जब अदालत में विजय माल्या के ठिकाने के बारे में पूछा गया तो कोर्ट को बताया गया कि माल्या इंडिया से बाहर हैं और वो इंडिया में इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि पूरे देश में उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि बैंक्स ने 4,000 करोड़ से मामला सेटल करने को मना कर दिया और कहा कि विजय माल्या को 4,900 करोड़ जो कि उन्होंने लोन लिया है वो वापस करना चाहिए और इस अमाउंट पर जो इंटरेस्ट बना है वो भी वापस करने की डिमांड की। अब जब बैंक्स ने 4,000 करोड़ लेने से मना कर दिया है, देखना होगा कि अब गवर्नमेंट कैसे इतना पैसा रिकवर कर पाएगी विजय माल्या से और कर भी पाएगी या नहीं। तो दोस्तों, ये थी विजय माल्या की रिचेस टू रैग्स की स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप कौन सी केस स्टडी पर वीडियो देखना चाहते हैं। वेट करें हमारी नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए गुड बाय।